हेलो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट मैराथन वीडियो है जिसमें हम बच्चे और सीखना पेपर को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। अलग अलग यूनिट्स को डिस्कस करते हुए कंप्लीट पेपर को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिनकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, और जिनकी तैयारी थोड़ी कम है तो वो धीरे धीरे सभी बिंदुओं को समझते हुए देखना, और एग्जाम से पहले 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, तो आपका पेपर आराम से पास हो जाने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूनिट 1, आपका सीखना नाम है यूनिट का, और 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको टॉपिक इस यूनिट में पढ़ना है कि सीखना क्या है। तो देखिए, सीखने में क्या है आपने मैंने बता दिया अभी, और यहाँ पर सीखने की क्षमता के बारे में जो स्वयं के विचार हैं और जो सामाजिक अवधारणाएं जो हमारे समाज में बनी हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे। सीखना और जो परिपक्वता है उसके संबंध और उनके अंतरों के बारे में बात करेंगे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञान के निर्माण के बारे में, वो उसके तरीकों के बारे में, जो कि ज्ञान मीमांसा कहलाता है। और ज्ञान के निर्माण और उसके दार्शनिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उनके बारे में भी आपको जानने को है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। और हम आगे बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं सीखने की क्षमता के बारे में। स्वयं के विचार और जो समाज में जो अवधारणाएं बनी हुई है उनके बारे में बात करते हैं। सीखने की क्षमता का संबंध किन किन से होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से, यानी कि सब व्यक्तियों की जो सीखने की स्पीड है, सीखने का जो लेवल है वो अलग अलग रहता है। वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका दिमागी लेवल किस प्रकार का है। कुछ कोई टॉपिक है उसको जल्दी से सीख जाएंगे कुछ बच्चे उसको सीखने में टाइम लेंगे, कुछ बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे। तो वो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर रहती है। जिज्ञासा किसी टॉपिक को सीखने में अगर आपकी ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे, एवं रुचि भी वहाँ पर मैटर करती है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार है कि आप व्यक्ति को कुछ भी सिखा नहीं सकते, आप केवल व्यक्ति को उसे स्वयं के भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। सीखने की क्षमता आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि आप कुछ भी बच्चे को सिखा नहीं सकते, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा उसकी रुचि को बढ़ा सकते हैं और उसको उसके अपने अंदर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये गैलीलियो का विचार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको अलग से पूछ सकता है कि गैलीलियो के विचार डालिए सीखने के प्रति, या फिर ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है उसके अंतर्गत आपको परिभाषा किसने दी वो पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में कई मान्यताएं बनी हुई है, जिनका विश्लेषण करके सीखने के प्रति सामाजिक धारणा को समझा जा सकता है। कौन कौन सी अवधारणा ये है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली अवधारणा है कि यदि बच्चे किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या फिर तत्पर रहते हैं तो वे उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रुचि और जिज्ञासा उस टॉपिक के प्रति उसके प्रति रहनी चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से सीख पाएंगे। तो बच्चे अगर किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहेंगे या उसमें रुचि उनकी जिज्ञासा रहेगी तो वो जल्दी उसको शीघ्र सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि बच्चा किसी कार्य का अभ्यास करता है तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाता है। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी होगी। तो वो यहाँ पर बताया है कि किसी कार्य का जो अभ्यास करता है रेगुलर, तो फिर वो सरलतापूर्वक उसे करना सीख जाता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, बच्चा उस कार्य को सीखना चाहता है जिसका परिणाम उसके लिए हितकर होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका अच्छा पर्पज देकर ही काम करते हैं कि आगे भविष्य में हमारे लिए वो लाभकारी होगा, उससे हमें बेनिफिट होगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि बच्चा किसी बात को तभी सीख सकता है जब उसमें सीखने के लिए जरूरी शारीरिक व मानसिक परिपक्वता होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी क्लास है उसमें अधिकतर बच्चे उस टॉपिक जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं उसको जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उस टॉपिक को नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होंगे, उसको हल्का सा सीख पाएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो सबका क्या है, शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता है उनकी सबकी अलग अलग है उस टॉपिक के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति। तो वो अगर बच्चों की सबकी तेज है तो वो उसको जल्दी से सीख पाएंगे और तभी उसको सीख पाएंगे। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने आता है सीखना और परिपक्वता के संबंध और उनमें क्या क्या अंतर है। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सीखने के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि सीखना तभी होगा जब परिपक्वता आ जाएगी। जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी वैसे वैसे सीखने का जो स्तर है, सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। अब आगे देखिए, इस परिपक्वता का जो सीधा संबंध है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर से होता है। आपने अभी हमने बात कर ली है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एवं सीखने का जो आधार है वो भी क्या है,
परिपक्वता है कि हमारा अगर दिमागी लेवल उस टॉपिक के लेवल का जितना है तभी हम उसको सीख सकते हैं। छोटी क्लास के बच्चे बड़े क्लास के टॉपिक्स को ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाएंगे जब तक उनको बेस उनका तैयार नहीं होगा। छोटी क्लास के टॉपिक्स वो याद करेंगे, छोटी क्लास के टॉपिक्स को जब वो समझ लेंगे तभी वो बड़ी क्लास के टॉपिक्स को समझ पाएंगे जब उनमें परिपक्वता आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर बच्चे के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास एवं उसके सीखने समझने की जो क्षमता है वो भी सतत रूप से बढ़ती रहती है। आनुवांशिक गुण तथा बच्चे को मिलने वाला परिवेश जो परिवार का वातावरण है वो भी परिपक्वता को प्रभावित करता है, खान पान वगैरह वो सब आप जानते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं। सामान्यतः यह धारणा बनी हुई है कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, यानी कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते होते, जबकि विद्यालय में प्रवेश से पूर्व परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और सामाजिक संबंधों, भाषा शब्दों, कविता, कहानियों आदि के निरंतर संपर्क में बच्चा रहता है। यानी कि उनको बेसिक जानकारी तो परिवार में ही हो जाती है। जैसे कि परिवार जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो वहाँ पर बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है, बेसिक जानकारी। उनकी क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान व समझ को बढ़ाता जाता है और सीखने की यह अद्भुत जो क्षमता है, जो जिज्ञासा है, उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती रहती है। और विद्यालय में वह सिस्टमेटिक तरीके से सीखता है कि क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है और क्या उसको नुकसान दे सकता है, तो वो सब चीज़ें सीखता है। परिवार में सब कुछ मिक्स रहता है, कभी वह अच्छी चीज़ें सीखता है, कभी वह गलत चीज़ें सीखता है, बट स्कूल में उसको ठीक तरीके से बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए गलत है। तो वही सब आप बच्चे कैसे सीखते हैं तो वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो छोटे क्वेश्चन हैं तो उनमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। जबकि जो बड़े क्वेश्चन हैं जिनमें आपको संक्षेप में लिखने को कहा जाए, जैसे कि बच्चे कैसे सीखते हैं संक्षेप में बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सामान्यतः यह धारणा बनी हुई है कि इस तरह से मतलब एक कहानी रूप में आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा आंसर देने की कोशिश करनी है। अब देखिए इसका आंसर छोटा सा है कि बच्चे जो हैं परिवार में ही अधिकतर चीज़ें सीख जाते हैं, अधिकतर बातें सीख जाते हैं, बट स्कूल में आने के बाद में उसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं। तो ये सब बातें जो है दोस्तों 2-4 लाइनों में आ जाती है, बट आपको क्वेश्चन तो संक्षेप में पूछ रहा है, डिटेल में लिखने को कह रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा एक कहानी रूप में उसको लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिए ज्ञान का अर्थ क्या है, तो देखिए ज्ञान से अभिप्राय व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखने से, किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी रखना मतलब हमें उसके प्रति ज्ञान है। और यहाँ पर इसका जो अर्थ है निम्न शब्दकोशों के अनुसार, विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार, तो सूचना, सीखना, जो ज्ञात है, विश्वास, प्रकाश होना, ये कुछ शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के अर्थ आप इस प्रकार से ले सकते हो। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ज्ञान के जो प्रकार हैं उनके बारे में, जो ज्ञान के तरीके हैं उनके बारे में। ज्ञान मीमांसा, देखिए ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण की हम बात करते हैं। देखिए ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों से मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि हो जाने पर वह इस प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ लेता है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीके कौन कौन से हैं, देखिए पहला है अवलोकन से ज्ञान प्राप्त होना, तर्क करने से, समीक्षा करने से, बातचीत या फिर संवाद करने से, चिंतन करने से किसी टॉपिक के बारे में, और प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त होता है। एक परिवेश में भाग लेना और अनुभव करना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना आदि क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के तरीके हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते होते हैं। तो देखिए बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है। इससे पूर्व वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, सामाजिक संबंधों, भाषा शब्दों, कविता, कहानियों आदि के संपर्क में रहता है। जैसा कि हमने आपको भी पहले बता दिया है कि बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान के आधार क्या क्या है, तो देखिए पहला क्या है, भाषा का ज्ञान, जो मातृभाषा है उसका ज्ञान बच्चे को ऑलरेडी हो जाता है परिवार में रह करके ही, विद्यालय में जाने से पूर्व ही। और परिवार व समुदाय की समझ उसमें आ जाती है, परिवेश की समझ आ जाती है, आकृतियाँ व आकार की समझ आ जाती है, वजन की समझ आ जाती है, और तकनीकी ज्ञान उसमें आ जाता है। अधिकतर जो जो पारिवारिक जो परिवार में उसको देखने को मिलता है वो सब चीज़ें वह सीख जाता है। अब हम बात करते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए इन कारकों का जो है जो वर्गीकरण है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है। एक तो व्यक्तिगत कारक है और एक वातावरणीय कारक है। व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्ति के अंदर जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करी गई है। वातावरणीय के बारे में जो वातावरण से वह प्रभावित होता है। तो देखिए पहला क्या है, आयु व परिपक्वता, जो कि व्यक्तिगत कारक है। आयु के अंतर्गत देखिए आयु भी प्रभावित करती है। कई बार हम
हमारी कम आयु, हमें कम अनुभव होने के कारण कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को नहीं सीख पाते हैं। परिपक्वता हमारे अंदर कम होने पर हम कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनको नहीं सीख पाते। तो आयु व परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है और उतना ही हम सीख पाते हैं जो कि हमारे लेवल का है। और यहाँ पर शारीरिक जो स्वास्थ्य है हमारा, वो भी प्रभावित करता है सीखने को। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। अभी प्रेरणा, अभी क्षमता जो है, मोटिवेशन भी उसके लिए होना चाहिए, उसमें रुचि भी उसके लिए उस टॉपिक के प्रति होनी चाहिए, तभी हम उसको सीख पाएंगे। और थकान या फिर हम उस टॉपिक के लिए ऊब जाएंगे, उसमें हमारी रुचि नहीं रहेगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत कारक है। अब हम बात करते हैं वातावरणीय कारकों के बारे में। पहला है परिवार का वातावरण। अगर परिवार का वातावरण बच्चे के अनुकूल नहीं रहेगा, सीखने के अनुकूल नहीं रहेगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर उसमें लड़ाई वगैरह होती रहेगी, परिवार का शांत माहौल नहीं रहेगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और जिस तरह का परिवार का माहौल रहेगा उसी प्रकार से बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर विद्यालय को जो वातावरण है दूसरे नंबर पर, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है। कई विद्यालय आपने देखा होगा जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सब काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। पर कई जगह पर बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कुछ स्कूलों में, तो फिर वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और पढ़ाई पर उनका इतना ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है बच्चे के सीखने को। और विषय वस्तु किस विषय में बच्चे का मन है या नहीं है, वो भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। और सीखने की जो विधि है, किस विधि से हम उस टॉपिक को सिखा रहे हैं, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो ये कुछ कारक आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारकों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत आसान है। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से उसको सीख जाएंगे। 10 नंबर का ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आप पूरे 10 नंबर आसानी से उसको प्राप्त कर पाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। सारे नोट्स को आप जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे। वीडियो को एक दो बार आप प्ले करके देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों और शिक्षकों की क्या क्या भूमिका रहती है। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका को लेकर के। तो देखिए, बच्चे का स्कूल में मन लगे, वह खुश रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना चाहिए। उसकी आवश्यकता होती है रोचक बनाने की। और शिक्षक को बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए। कविता व कहानी सुना करके अध्ययन करवाया जाना चाहिए। कोई टॉपिक है अगर लेंदी ज़्यादा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विधि जो है वो उचित उस टॉपिक के लिए होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसको आसानी से समझ जाए। और एक एंटरटेनिंग तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए, ताकि उस सब्जेक्ट के प्रति, उस प्रॉपर टॉपिक के प्रति बच्चे की रुचि बनी रहे। तो शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा किसी कुसंगति में न पड़ गया हो। तो ये कुछ क्या है, शिक्षक की भूमिका है सीखने में। शिक्षक को ध्यान रखना होता है इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी बातों के बारे में। आगे देखिए, बात करते हैं अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है सीखने में। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के अपने माता पिता के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता द्वारा बच्चे को छोटी छोटी बात पर डांटना, फटकारना कई बार बच्चे पर बुरा असर कर जाता है और फिर वह उसका सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो टॉपिक्स को अच्छी तरह से नहीं सीख पाता, उसमें उसकी रुचि नहीं लग पाती है। तो कई बार जो परिवार का वातावरण है वो भी बच्चे को सीखने को प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें देखिए, पढ़ते समय शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक रक्षा और जो परिवार का वातावरण है वो ठीक होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्रदान बच्चे को करना चाहिए। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वह बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु भी प्रयास करते रहें, पौष्टिक उसको आहार देवें। ये सब बातें नॉर्मल आप सभी जानते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप उसमें आराम से सभी बिंदुओं को मेंशन करते हुए आंसर दे पाएंगे। और अब हम दोस्तों बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड का नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। ये यूनिट भी आपका 10 नंबर का है। और 10 नंबर हासिल करने के लिए पहले तो आपको देखिए बुद्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में, इन सब के बारे में जानना। पहला बिंदु डिस्कस करते हैं। देखिए, बुद्धि लब्धि के बारे में हम जानते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, जिसका जो संबंध होता है वो मानसिक आयु MA यानी कि मेंटल जो एज है, और वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो एज है, उसके जो अनुपात है उसको 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट नीचे अभी हम इसका सूत्र जो फॉर्मूला देखेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इनके जो परीक्षण हैं उनमें व्यक्ति के प्राप्तांकों की गणना विभिन्न जो आयु समूह हैं, बच्चों के औसत प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के बारे में। आई क्यू इज इक्वल टू क्या है, मेंटल एज यानी कि MA, और बटा में क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA, और उसको मल्टीप्लाई करा है 100 से। अगर आपको मेंटल एज पता करनी है और आपको IQ दी है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया है,
दोनों को डाल करके आप इस तरह से समीकरण को सोल्व करके मेंटल एज पता कर लेंगे। अगर आपको दिया है, मान लीजिए कि आईक्यू दिया है आपको और क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, मेंटल एज आपको पूछता है, तो फॉर्मूला में आपको सारा मान रख करके, सारी जो एज है वो रख करके आपको ज्ञात कर लेना है। आपको 2 एज तो यहाँ पर दे देगा, कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है 1 नंबर का 2 नंबर का, तो आपको 3 में से आपको क्या देगी, एक तो आईक्यू है, एक मेंटल एज है, एक क्रोनोलॉजिकल एज है। तीनों में से एक चीज़ आपको पूछेगा और 2 चीज़ आपको दे देगा। तो 2 की एज आपको पता लग जाएगी, मान लो मेंटल एज और आपको क्रोनोलॉजिकल एज दोनों पता है, तो आप आईक्यू आसानी से निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। और अगर आपको इन दोनों में से कुछ पूछता है तो आप इस तरह से समीकरण को सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। हार्ड कोई प्रोसेस नहीं है, आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए बिने साइमन परीक्षण के बारे में बात करते हैं। बिने साइमन परीक्षण में भाषाई ज्ञान, गणितीय योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, स्मृति, तुलनात्मक योग्यता, वाचन योग्यता, आलोचनात्मक योग्यता व अमूर्त संकल्पनाओं को परिभाषित करना आदि योग्यताओं का मापन करने का प्रयास किया गया है। तो बिने साइमन परीक्षण भी आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं वेस्लर विलियू मापन के बारे में। देखिए, वेस्लर ने बच्चों एवं वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार करे और जो कि वेस्लर विलियू मापनी कहलाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वेस्लर विलियू मापनी किसे कहते हैं। तो बुद्धि की मापने के लिए जो परीक्षण करेगी उनको वेस्लर विलियू मापनी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है अभिप्रेरणा व सीखने में क्या संबंध है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और सीखना आपको हमने फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट डिस्कशन कर ही लिया है। तो दोनों का संबंध क्या है, तो ये देखिए, यदि बच्चे में सीखने की इच्छा विकसित होगी तो वह सीखना सुगम होगा, सरल होगा, आसानी से वह सीख पाएगा और सीखने के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। तो बच्चों की इच्छा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है जो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। प्रशंसा एक प्रकार से पुरस्कार का ही रूप है जिसके द्वारा किसी वांछित एवं अच्छे कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर देखिए, एक संबंध के रूप में बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा का साथ साथ में। तो देखिए, पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है, आंतरिक अभिप्रेरणा ये बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है, जबकि बाह्य जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य परिस्थितियां देकर के अभिप्रेरित कर लेती है और प्रभावित होती है। दूसरा बिंदु है आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य ही आनंद और ऊर्जा देती है और बाह्य अभिप्रेरणा प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा बिंदु है ये सभी परिस्थितियों में बनी रहती है। आंतरिक अभिप्रेरणा और जो बाह्य अभिप्रेरणा है ये परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। चौथा बिंदु क्या है, ये लक्ष्य केंद्रित होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। और चौथा बिंदु बाह्य अभिप्रेरणा के लिए है लक्ष्य संकेंद्रण में प्रेरकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है। इसके बाद में पांचवा बिंदु क्या है, पांचवा बिंदु है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक निश्चित सीमा तक ही कार्य कर सकती है, जबकि बाह्य जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त होने के बाद में बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद में भी कार्य करते रहती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा और जो बाह्य अभिप्रेरणा है उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, गिलफर्ड का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 आयामों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आयाम है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रिया को लेकर के। तो संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। इसके 5 भाग हैं। संक्रिया जो पहला आयाम है उसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन और तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति और पांचवा है यहाँ पर संज्ञान। पहला हमने आयाम डिस्कस कर लिया है। दूसरा आयाम है विषय वस्तु। विषय वस्तु आयाम के भी 5 भाग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विषय वस्तु आयाम की परिभाषा को लेकर के। तो देखिए, इस विमा से तात्पर्य क्या है कि उस क्षेत्र से होता है जिससे सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं होती है। इसको भी कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है सांकेतिक, चौथा है शाब्दिक और पांचवा है व्यवहारात्मक। अब हम बात करते हैं तीसरा आयाम उत्पादन के बारे में। उत्पादन में देखिए, विषय वस्तु एवं संक्रिया के योग के परिणाम से उत्पादन कहा जाता है। इन दोनों के योग को, विषय वस्तु और संक्रिया के योग को। और यहाँ पर इसके 6 भाग होते हैं। पहले 2 आयाम हैं उनके 5 भाग होते हैं और तीसरे आयाम के उत्पादन आयाम के 6 भाग होते हैं। पहला इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा है संबंध, चौथा है तंत्र या प्रणाली और पांचवा है रूपांतरण, छठा है अनुप्रयोग। तो इस तरह से आपको गिलफर्ड के जो त्रिआयामी सिद्धांत हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो विकास है गार्डनर के द्वारा 1983 में किया गया। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का जो स्वरूप है
वह एक कारकीय ना होकर के बहुकारकीय होता है। गार्डनर ने मुख्यतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया। उसके बाद में 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार तथा 2000 में उन्होंने इसमें 9वां प्रकार भी जोड़ा। इस तरह से गार्डनर ने अब तक बुद्धि के 9 प्रकार बताए जो कि निम्नलिखित हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से 9 प्रकार दिए गार्डनर ने। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथे नंबर पर है शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवें नंबर पर है सांगीतिक बुद्धि, छठे नंबर पर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सातवें नंबर पर है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, आठवें नंबर पर है प्रकृतिवादी बुद्धि, 9वें नंबर पर है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस तरह से गार्डनर ने 9 बुद्धियों के बारे में बात करी। तो 9 बुद्धि भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिभावकों और शिक्षकों से सीखने के प्रति क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं अभिभावकों के लिए। अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को स्नेहयुक्त वातावरण में रखें ताकि बच्चे सदैव स्वयं को सुरक्षित पावें, सुरक्षित समझें। तो एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब बात करते हैं शिक्षकों से क्या अपेक्षा की जाती है। तो शिक्षकों से अपेक्षा रहती है कि बच्चों को सीखने, समझ-बूझ विकसित करने, उनको निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने, लक्ष्य निर्धारित करने हेतु सहायता प्रदान करें और उनका मार्ग प्रदर्शन करें। उनकी सहायता जितनी हो सके वो करें, शिक्षकों का यह अपेक्षा की जाती है। और अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की अवधारणा व प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने, लक्ष्य हासिल करने तक जुटे रहने हेतु प्रेरित करने को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है उसको मुख्यतः 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। 3 सोपान उसके माने गए हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है प्रणोद और तीसरा है यहाँ पर प्रोत्साहन। इसको अच्छे से समझने के लिए एक सारणी यहाँ पर दी है, एक डायग्राम दिया है। उसमें देखिए पहले क्या है कि आपको कोई भी काम करने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए उसकी। फिर प्रणोद उसका आता है चालक, उसके प्राणी में जो आंतरिक तनाव और जो बल है उस कार्य को करने के प्रति रुचि जागृत करना, तो वो यहाँ पर रहता है। उसके बाद में प्रोत्साहन जो उद्दीपन है वो यहाँ पर तैयार रहता है। लक्ष्य प्राप्ति व सुरक्षा व संतोष यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। तो ये एक जो साइकिल है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इस यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने बात कर ली है और अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का नाम है व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पहला बिंदु है व्यवहारवाद। क्या है? परिभाषा के तौर पर आपको 1 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो फिर आपको इसमें ये कुछ लाइनें लिखनी होगी, जैसे कि व्यवहारवाद एक आवर्तीय दृष्टिकोण है जिसके अनुसार व्यवहार वह होता है जिसे वस्तुएं करती है या वस्तुएं जो व्यवहार दर्शाती है। व्यवहारवाद इसी आधार पर, इसी धारणा पर आधारित है तथा इसका लक्ष्य क्या है? व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। तो ये व्यवहारवाद की परिभाषा के तौर पर कुछ लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है व्यवहारवाद की मूल प्रकल्पनाएं या फिर संकल्पनाओं के तौर पर। तो इसका पहला बिंदु है व्यवहारवाद में अनुभवों के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना होता है। व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है हमारे अनुभवों के आधार पर होता है और उस परिवर्तन के दौरान हम सीखते रहते हैं। दूसरा बिंदु है व्यवहारों का मापन संभव है। जो जो हम सीख रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो मापने लायक होते हैं, उनका मापन संभव है। तीसरा बिंदु है सीखने के नियमों का प्रजाति विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रजाति किसी प्रकार से सीख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चौथा बिंदु है बच्चा जब सीखने की स्थिति में आता है तो खाली स्लेट के समान होता है। पीछे के कुछ यूनिट्स में भी हमने इसके बारे में बात करी है कि बच्चा स्टार्टिंग में खाली स्लेट के समान होता है, फिर वह परिवार से कुछ कुछ सीखता है, फिर बाद में विद्यालय में जाकर के सीखता है। तो इस तरह से वह खाली स्लेट के समान होता है स्टार्टिंग में और फिर वह सीखता रहता है निरंतर। तो पांचवें बिंदु देखिए आगे, सीखने को आंतरिक कारकों की अपेक्षा बाह्य कारकों से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये 5 बिंदु ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है संज्ञान क्या है। संज्ञान में देखिए परिभाषा के तौर पर प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या फिर परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। किसी वस्तु, घटना या फिर परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो संज्ञान होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, पहचान है तक, निर्णय तथा अवधारणा जैसी मानसिक क्रियाएं इसमें निहित होती है, इसमें सहित होती है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद में विभेद या फिर अंतर आपको ध्यान रखना है, जिसके 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है कि व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है और संज्ञानवाद में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। दूसरा बिंदु है व्यवहारवाद का कि व्यवहारवाद के अनुसार बच्चे की समझ निर्माण में, बच्चे को जो समझ होती है, जो अनुभव होते हैं, उनमें आसपास की दुनिया और लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है
और संज्ञानवाद में बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ निर्मित करते हैं। तो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में विभेद के लिए ये कुछ दो बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है B.F. स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको ज़रूर से याद करना है, क्योंकि दोस्तों आगे जब आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उनमें भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आपको ज़रूर से इसको याद कर लेना है। यहाँ से दोस्तों बड़ा नहीं तो छोटा प्रश्न ज़रूर से आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है B.F. स्किनर के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है। पीछे के यूनिट्स में भी मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक बताए हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उन सभी बिंदुओं को आपको अलग से एक पेज में लिख लेना है कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनको ज़रूर से आपको याद करना है ताकि आगे की प्रिपरेशन भी आपकी होती रहे। तो इसमें B.F. स्किनर के बारे में बात करते हैं। देखिए, B.F. स्किनर ने जानवरों के क्रियात्मक व्यवहार का अध्ययन किया। जानवरों के क्रियात्मक व्यवहार का इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको परिभाषा के तौर पर ये कुछ लाइन ध्यान रखनी है। और प्रयोग के लिए अगर आपको पूछता है कि क्या प्रयोग रहा उनका, तो प्रयोग देखिए, स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक पेटी तैयार करके उसका प्रयोग किया, जिसे स्किनर पेटी की संज्ञा दी गई। इस पेटी में स्किनर ने एक भूखे चूहे को रखा, चूहे को भूखा रखा। यह प्रयोग 1830 में सफ़ेद चूहे पर किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1830 में किया गया और सफ़ेद चूहे पर किया गया। स्किनर की पेटी में एक लीवर लगा था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था, जिससे खट की आवाज़ होती थी। पेटी में लगे लीवर का संबंध पेटी की दीवार के ऊपरी भाग पर रखे हुए बर्तन से था। इस बर्तन में भोजन के टुकड़े पड़े थे। लीवर के नीचे एक प्लेट लगी हुई थी। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ता तो उस लीवर के दब जाने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा बर्तन के नीचे रखी प्लेट में गिर जाता था। तो वो लीवर एक ऐसे बटन का सिस्टम ऐसा, तो उस पर जैसे पैर रखे तो उधर से रोटी का कुछ टुकड़ा नीचे प्लेट में गिर जाए, बर्तन में नीचे गिर जाए। तो ऐसा सिस्टम उसने तैयार करा। और उसके बाद में प्रारंभ में चूहा इधर उधर घूमने लगा। उसको नहीं पता है कि इधर से सिस्टम किस तरह से काम करता है। उछल कूद करता रहा। संयोगवश वह लीवर को दबा देता है। लीवर दबने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में जा गिरता है और चूहा भोजन कर लेता है। चूहे को मिल जाता है। भोजन खाने के पश्चात फिर उसने उछल कूद की तथा फिर संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा। लीवर दबने से बर्तन में से भोजन का टुकड़ा नीचे रखी प्लेट में जा गिरा और चूहे ने फिर से भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से चूहे की उछल कूद लीवर के आसपास तक सीमित हो गई तथा वह सीधा लीवर को दबाने लगा ताकि उसे खाने में कुछ भोजन के टुकड़े मिल जाएं। अंत में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब भूखे चूहे को जब भी पेटी में रखा जाता, वह तुरंत लीवर को दबाता और भोजन के टुकड़े प्राप्त करने में सफल हो जाता। स्किनर के इस प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनुबंधन में पुनर्बलन या फिर प्रबलन की जो प्राप्ति है किसी निश्चित अनुक्रिया में गठित होने पर निर्भर करती है। स्किनर के अनुसार कक्षा में बच्चों को पुनर्बलन देकर के शिक्षण को अधिक प्रभावी तथा बच्चे को अधिक सक्रिय बनाया जा सकता है। तो पुनर्बलन के ऊपर ज़्यादा फोकस इन्होंने दिया है और ये कुछ बिंदु आपको इनके सिद्धांत के यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है पावलोव का अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। B.F. स्किनर की तरह ही ये भी टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो पावलोव का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। पावलोव के अनुसार किसी भी प्राणी में कोई भी व्यवहार किसी उद्दीपन के साथ जोड़ करके परिवर्तित किया जा सकता है। पावलोव ने कुत्ते के मुंह में लार बनने की प्रक्रिया पर शोध कार्य किया। B.F. स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, सफ़ेद चूहे पर, और पावलोव ने किया कुत्ते पर, जिसके मुंह में लार बनने की जो प्रक्रिया है उस पर काम किया उन्होंने। उसके सिद्धांत के मूलभूत आधार समीपस्थता एवं साहचर्यवाद पर आधारित हैं, जहां पर समीपस्थता का अर्थ दो घटनाओं का एक ही क्रम लगातार पुनरावृत्ति से है, जबकि साहचर्यवाद का जो अर्थ है वह उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच स्थापित होने वाला संबंध है। पावलोव ने कुत्ते को एक अंधेरे कमरे में बांध दिया। भोजन देने से 30 सेकंड पूर्व बत्ती जला दी जाती थी। तत्पश्चात कुत्ते के सामने भोजन रखने पर
कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती थी। इस प्रक्रिया में कई बार दोहराया गया इस प्रक्रिया को, और कुछ अभ्यासों के बाद में मात्र बत्ती जलने से ही कुत्ते के मुंह में लार बनने लगी। यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुत्ते का बत्ती जलने के साथ में लार बनने की क्रिया को अनुकूलित कर दिया था, और इस तरह से कुत्ते ने अपने आप को ढाल लिया था कि जब भी लाइट जलेगी तो वह लार टपका देता था कि अब भोजन मिलने वाला है। पहला बिंदु है भोजन का आना। जब भोजन आएगा तो कुत्ता लार टपकाएगा भोजन को देख करके, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक के तौर पर स्वाभाविक अनुक्रिया की जा रही है। भोजन दे रहे हैं और कुत्ता लार टपका रहा है। दूसरा बिंदु है भोजन जब देंगे तो उसी टाइम पर लाइट भी जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे। और भोजन तो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और बत्ती का जलना क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। कुत्ते से बत्ती का कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, भोजन को देखते ही कुत्ता लार टपकाएगा। पर इस तरह से जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहेगी, तो फिर बत्ती जब जलेगी तभी कुत्ता लार टपका देगा। तो उसके बारे में ये जो कुछ फैक्ट्स उन्होंने लिखे हैं, तो यहाँ पर दूसरे बिंदु में बताया है कि बत्ती जलेगी और भोजन साथ में देंगे तो कुत्ता लार टपकाएगा, जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, बत्ती का जलना, प्लस में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन भी दे रहे हैं, तो स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी। कुत्ता भोजन को देख करके लार टपकाएगा और निरंतर ऐसी प्रक्रिया चलेगी। तो फिर जैसे ही बत्ती जलेगी तो कुत्ते को क्या लगेगा कि भोजन आने वाला है, तो वह लार टपकाना शुरू कर देगा। और अब क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक है बत्ती का जलना, और अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, लार टपका रहा है, क्योंकि अभी तो भोजन मिला ही नहीं है और वह लार टपका रहा है, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। तो इस तरह से ये तीनों बिंदु आपको ध्यान रखना है। और निष्कर्ष के तौर पर आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि इससे पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि सीखने को विभिन्न प्रकार से अस्वाभाविक उद्दीपकों के माध्यम से कराया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक बच्चों में अच्छी अध्ययन संबंधी आदतों का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पावलोव सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सिद्धांत आता है जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, मुख्य संप्रत्यय। जीन पियाजे के बारे में देखिए, स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे 1896 से 1960 इनका जीवन काल रहा। तो उन्होंने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन किया। बच्चों के साथ हुई चर्चाओं, छोटे स्तर पर किए गए प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर पियाजे ने बताया कि बच्चों की जो सोच है 4 चरणों से होकर के विकसित होती है। जैविक परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और साम्य धारण, ये 4 जो चरण हैं इनसे होकर के बच्चे की सोच 4 चरणों से होकर के विकसित होती है। तो पहला चरण है जैविक परिपक्वता, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है सामाजिक अनुभव और चौथा चरण है साम्य धारण। तो ये कुछ 4 चरण आपको जीन पियाजे के अनुसार अगर प्रश्न आता है कि 4 चरण बताइए बच्चे के विकसित होने के जीन पियाजे के अनुसार, तो फिर आपको ये 4 चरण लिखने होंगे। 1 नंबर का प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके मुख्य संप्रत्यय देखिए, जीन पियाजे के मुख्य संप्रत्यय निम्न है। पहला है स्कीमा। स्कीमा आपको जरूर से ध्यान रखना है। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य संप्रत्यय स्कीमा ही है। उदाहरण देखिए, सीमा जब 2 साल की थी तब उसने अपने आसपास आकार की बोतल देखी और उसके दिमाग में बोतल की जो आकार है, बोतल की जो संरचना है वो बन गई। 4 साल की उम्र में अपने गिलास की स्टील की बोतल भी देखी तथा उसने इसके आकार में अंतर पाया। अब उसके दिमाग में बोतल की बनावट कुछ ऐसी थी जो स्टील, ग्लास, प्लास्टिक की भी हो सकती थी। पियाजे ने इस मानसिक संरचनाओं को स्कीमा कहा, जो अनुभवों व उम्र के साथ में बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते जाते हैं, तो फिर उनका आकार, उनकी संरचना, बनावट वगैरह उन सब के बारे में भी हमें जानकारी होती जाती है। पियाजे के अनुसार स्कीमा में बदलाव 2 प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहला है अनुकूलन, दूसरा है अव्यवस्था। इसमें देखिए, अनुकूलन की बात हम करते हैं यहाँ पर पहले। तो जब बच्चा वातावरण से सीधे अंतःक्रिया करता है तो उसके दिमाग में विभिन्न चीज़ों से स्कीमा बनते हैं। इसी क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की इस प्रक्रिया में 2 परस्पर पूरक प्रतिक्रियाएं शामिल रहती है, समावेशीकरण और समायोजन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन में देखिए, मस्तिष्क में मौजूद स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन में भी बदलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न स्कीमा अंतर संबंधित होकर के संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, कोग्निटिव सिस्टम तैयार करते हैं। अगला बिंदु दोस्तों यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। उन्होंने बच्चों के चिंतन एवं तर्क के विकास पर बल डाल करके संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। उनका यह मानना था कि
किसी भी जगह के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उन्हीं चरणों में होकर के गुजरता है। और यहाँ पर कौन कौन से चरण हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पहला बिंदु है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो शुरुआती महीनों में बच्चा खुद में व बाहरी दुनिया के बीच में कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। 8वें माह के आसपास बच्चा यह समझने लगता है कि उसमें और आसपास दिखने वाली चीज़ों और लोगों में क्या भिन्नता है। तो वो धीरे धीरे समझने लगता है 8 महीने के बाद में, या फिर 8वें महीने का होते होते वह समझने लगता है। वह ऐसी क्रिया को बार बार दोहराता है जिसमें उसको मज़ा आता है। 2 वर्ष तक आते आते बच्चों में आंतरिक छवियां विकसित होने लगती हैं। पियाजे ने इसे बौद्धिक क्रियाओं का पहला स्तर माना है। इस अवस्था तक आते आते बच्चे समस्याओं को बिना प्रयास और त्रुटि के हल करना सीख जाते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष इसका कार्यकाल लगभग रहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में प्रतीक बनाने व इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था के बच्चे मन में तर्क करके भी सोचने लगते हैं, लेकिन उनका सोचना आत्मकेंद्रित व एकांगी होता है। इस अवस्था में भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे मानसिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में रहता है। और इस अवस्था में बच्चों के सोचने के तरीकों में फिर से महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इसमें विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, लचीला और व्यवस्थित होता है। इस अवस्था को मूर्त इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बदलाव उनके आसपास दिखने वाली मूर्त चीज़ों पर आधारित होता है। वह संक्रियात्मक इसलिए क्योंकि ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में वर्गीकरण एवं क्रम से जमा पाने की जो क्षमता है उसमें भी मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर यहाँ पर रहती है। पियाजे के अनुसार लगभग 11 वर्ष की उम्र में बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में वे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तार्किक नियम बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में वह शाब्दिक परिकल्पनाओं के आधार पर तर्क करने लग जाते हैं, तर्क करना शुरू कर देते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता हमारा अगला बिंदु है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उपयोगिता का पहला बिंदु देखिए, पियाजे के सिद्धांत का अनुसरण करने से शिक्षक बच्चों के परिवेश के साथ में स्वतः सहज रूप से क्रिया करते हुए चीज़ों को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा बिंदु है शिक्षक बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें ऐसे अनुभव सुलभ कराते हैं जिनमें वे नई खोजी गई योजनाओं का अभ्यास कर सकें। तीसरी उपयोगिता है कि शिक्षक यदि जटिल मानसिक संक्रियाओं पर अधिक बल दे तो उससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर अधिक तेजी से बढ़ता है। तो इस तरह से ये उपयोगिता के कुछ बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं। यूनिट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 का नाम है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। 7 नंबर का यूनिट है। 7 नंबर के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ दोस्तों, इस यूनिट में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिनमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सूचना एवं ज्ञान में अंतर संबंध क्या है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है। देखिए, इसमें आपको लिखना है बाहरी वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक हैं उनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। दूसरी ओर देखिए, सूचनाओं का विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा विश्लेषण करके मस्तिष्क में संचय करना है और फिर उसके बाद में उसको उपयोग करने के लायक उसको बनाना है। फिर उसके बाद में ज्ञान का निर्माण कहलाता है। अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं, सूचना तो क्या है कि जो बाहरी वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक है, कोई भी बात है, उसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीधा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। और दूसरी ओर जो सूचनाएं हैं उनको ग्रहण हमने कर लिया है, उनमें जो हमारे उपयोग की जो काम की बातें हैं उनको ठीक तरीके से विश्लेषण उनका कर करके और उनको उपयोग करने के लायक बना करना जो है वो ज्ञान कहलाता है। ये आपको बात इनकी परिभाषा के तौर पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में सूचना पर मानसिक कार्य एवं मस्तिष्क में संचय और ज्ञान का उपयोग आपको सारणी के रूप में भी ध्यान रखना है। तो देखिए, सूचना में आपको ध्यान रखना है कि संस्थान में आने के बाद अपने बैग को खोल करके देखने पर किताब का न मिलना, ये क्या है, सूचना है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए। और सूचना पर मानसिक कार्य क्या रहेगा, मस्तिष्क में क्या संचय रहेगा कि शायद कल घर पर पढ़ने के बाद उसे कहीं रख दिया होगा,
कहाँ रखा जाकर ढूंढकर पुनः बैग में रखना होगा। तो इस तरह से मन में हमारे जो मस्तिष्क में बात चलने लगती है संचय करके। और मानसिक कार्य के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है और ज्ञान के उपयोग में आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन जब संस्थान के लिए विद्यालय के लिए घर से निकल रहे हों तो अपने बैग में देखना है कि किताब है या नहीं। तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान, पूर्व जो हमारे साथ में घटनाएं घटी है उनमें जो ज्ञान की बात है, जो मेन काम की बात है, उसको हमने उपयोग में ले लिया है। कि क्या लिया है कि हम जब भी स्कूल जाएंगे, जब भी संस्थान जाएंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले बैग चेक करेंगे कि हमारे जो बुक्स काम की है वो काम काम की सारी चीज़ें बैग में है या नहीं है। वो सब कुछ चीज़ें हम पहले से ही चेक कर लेंगे, तो आगे से ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ही कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद में इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना एवं ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूचना ही आगे चल करके ज्ञान बनती है, जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण के माध्यम से बता दिया है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क का टॉपिक दोस्तों कंप्लीट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग है। इसका मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना है। मुख्यतः 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है: प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा। आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार का मस्तिष्क, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इन सभी मस्तिष्क के बारे में, कुछ मेन मेन बातों को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमस्तिष्क के बारे में, जिसमें देखिए साधारण प्रकार का सीखना इस पर निर्भर करता है। स्वतः संचालित क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग करता है। शरीर का जो ताप है उसको संतुलित करने का काम करता है। पाचन क्रिया को नियमित बनाए रखता है। संवेगात्मक व्यवहारों का संचालन आदि इसी के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुमस्तिष्क के बारे में। अनुमस्तिष्क यह प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसका प्रमुख जो कार्य है वो शारीरिक संतुलन बनाए रखना होता है। अब हम बात करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में। इसका देखिए शरीर की प्राण रक्षी क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, जैसे सांस लेना, रक्त का संचालन आदि क्रियाएं होती है मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। तो ये कुछ मेन मेन बिंदु आपको इन तीनों मस्तिष्क के प्रकारों का ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूचना प्रसंस्करण मॉडल के बारे में। इस मॉडल के अनुसार ज्ञान को 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीके से ज्ञान के 2 प्रकार हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। दूसरे तरीके से ज्ञान को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक और अनुबंधात्मक। इस तरह से 2 तरीके हैं सूचना प्रसंस्करण मॉडल को समझने के लिए। पहला तरीका क्या है कि ज्ञान के 2 प्रकार हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। दूसरा तरीका क्या है कि ज्ञान को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक और अनुबंधात्मक। आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है, न कि बाहरी। व्यवहारवाद की मान्यता में व्यवहार ही सीखना है। वही सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार ज्ञान सीखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव दिखता है। इसके बाद में देखिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मस्तिष्क के कार्यों को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर समझाने का प्रयास ही सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत कहलाता है। जो मस्तिष्क के कार्य हैं उनको कंप्यूटर के प्रणाली के आधार पर समझाने का जो प्रयास है वो सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत कहलाता है। कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण में 3 अवयव, आगत, प्रक्रिया और निर्गत का प्रयोग किया जाता है। आगत, प्रक्रिया और निर्गत जो क्या है, कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण के 3 अवयव आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे देखिए सूचना प्रसंस्करण मॉडल स्मृति में सूचनाएं 3 स्तरों पर प्रक्रमित होती है। पहली है संवेदी स्मृति, दूसरा है अल्पकालीन स्मृति, तीसरी है दीर्घकालीन स्मृति। इनके बारे में आइए कुछ मेन मेन बातों को जानते हैं। पहले हम बात करते हैं संवेदी स्मृति के बारे में। यहाँ पर देखिए इस स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, परंतु संचयन अवधि कम होती है। क्षमता ज़्यादा होती है और अवधि कम होती है। ये सूचनाएं सामान्यतः 1 सेकंड से भी कम अवधि से लेकर के कुछ सेकंड तक के लिए संचित रह पाती है। दूसरी हम स्मृति की बात करते हैं कार्यकारी स्मृति। कार्यकारी स्मृति को ही अल्पकालीन स्मृति कहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आप इसे कह सकते हैं। इसमें देखिए इस स्मृति में संचयन की क्षमता सीमित होती है, अतः कोई भी नई सूचना को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब तक कोई जो पुरानी सूचना है वहाँ से हटा दी गई हो, तभी नई सूचना वहाँ पर आएगी। यहाँ सूचनाओं के लुप्त होने का कारण उनका ठीक से पुनः अभ्यास नहीं किया जाना होता है। एक सूचना कोई वहाँ से पहले से अवेलेबल है, जब तक वो नहीं हटेगी तब तक दूसरी सूचना आएगी नहीं, तो बार बार उनको रिपीट करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन स्मृति के बारे में। इसे ज्ञान का स्थायी भंडार कहा जा सकता है। इसकी क्षमता असीमित होती है, यहाँ सूचनाएं स्थायी तौर पर संचित हो जाती है। तो ये तीनों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है।
इसके बाद में आगे देखिए स्मृति का स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो स्मृति की जो प्रमुख धारणाएं हैं निम्नांकित प्रकार से है। पहली क्या है, स्मृति मनुष्य की सामान्य संचयन की जो शक्ति है जो चेतना के स्तर तक आ जाती है। दूसरा बिंदु क्या है, पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाना ही याद करना या फिर स्मृति कहलाता है। सीखी गई विषय वस्तु हमें याद है, इसकी जांच हम दो तरह से कर सकते हैं। सीखी गई कोई भी विषय वस्तु है हमें याद है या नहीं है, उसकी जांच के लिए पहला बिंदु है उसका पुनः स्मरण करके, उसको रिकॉल करके, और दूसरा बिंदु है उसकी पहचान या फिर रिकॉग्नाइज करके आप उसको पता कर सकते हैं कि जो विषय वस्तु हमने याद करी थी वो हमें याद है या नहीं है। पहला बिंदु क्या है, उसका पुनः स्मरण करके या फिर रिकॉल करके, और दूसरा बिंदु क्या है, इसकी पहचान या फिर रिकॉग्नाइज करके। स्मरण के चार मुख्य अंग हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। स्मरण के चार मुख्य अंगों का आपको ध्यान रखना है। कई बार देखिए छोटे छोटे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, तो उनमें इस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्मरण के चार मुख्य अंग। पहला है सीखना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण करना और चौथा है पहचानना। अब हम बात करते हैं स्मरण का स्वरूप। पुनरुत्पादक यानी कि रिप्रोडक्टिव भी होता है और पुनर्रचनात्मक यानी कि रिकंस्ट्रक्टिव भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है मनोवैज्ञानिक कारक, दूसरा शारीरिक कारक और बाह्य कारक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में, जिनमें पहला है रुचि, दूसरा संवेग, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है बुद्धि। तो ये चार कारक जो हैं मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो कि स्मृति को प्रभावित करते हैं। अब हम शारीरिक कारकों की बात करते हैं। पहला है परिपक्वन, दूसरा है आयु और तीसरा है थकावट। तो ये तीन कारक जो हैं शारीरिक कारक हैं जो कि स्मृति को प्रभावित करते हैं, परिपक्वता, आयु और थकावट। इसके बाद में बाह्य कारक देखिए, पहला है वातावरण, दूसरा है समय और तीसरा है विषय वस्तु। तो ये तीन कारक जो हैं बाह्य कारक हैं जो कि स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो ये आपको कारक ध्यान रखने हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले। एक नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक कारक बताइए जिनसे स्मृति प्रभावित होती है, या फिर स्मृति को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक बताइए, स्मृति किन बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। इस तरह से प्रश्न आपके आ सकता है एक एक नंबर का, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं याद रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में। कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु देखिए, याद रखने के लिए जोर से बोल करके या फिर गा गा करके याद करना, गाने की तरह उनको याद करना। और दूसरा बिंदु क्या है, लिख लिख करके याद करना। तीसरा बिंदु है संगीत सुनते सुनते याद करना। चौथा बिंदु है करके याद करना, कोई भी जो काम है प्रैक्टिकल आप इसे कह सकते हैं। और पांचवा बिंदु क्या है, बार बार अभ्यास से याद करना। छठा बिंदु क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके याद करना। सातवां बिंदु है लघु रूप में याद करना। आठवां बिंदु है स्थान के साथ जोड़ करके याद करना, कोई ट्रिक बना करके। और नवा बिंदु है मानसिक चित्रण द्वारा याद करना। 10वां बिंदु है रटना। इसके बाद में आगे देखिए 11वां बिंदु है समझ करके याद करना। 12वां बिंदु है साहचर्य विधि द्वारा। और 13वां बिंदु है संकेतन विधि से संकेतों के माध्यम से याद करना। तो 13 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं याद रखने के तरीकों के। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूलना या फिर विस्मरण के बारे में। भूलना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाने में असफल होते हैं, उनका पुनः स्मरण या फिर पुनः पहचान नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, भूलना, हम उन बातों को भूल जाते हैं। भूलने के कारणों में देखिए, पहला कारण है याद करने में आई बाधा, दूसरा बिंदु है अभ्यास की कमी, तीसरा बिंदु है दुखद अनुभूतियों को दमित करने के लिए, और चौथा बिंदु है समय बीतना, और पांचवा बिंदु है मनोविकृति होना। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे भूल जाते हैं कोई भी याद करी हुई विषय वस्तु को। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के बारे में, शैक्षिक निहितार्थ। इसमें देखिए पहला बिंदु है अच्छी स्मरण शक्ति का संबंध उच्च बौद्धिक क्षमता व उच्च उपलब्धि से माना जाता है जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। दूसरा बिंदु है बच्चों के जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं और अनुभव होते हैं जिन्हें भूलना सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाता है, तब फिर भूल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे तीसरा बिंदु क्या है, गलत उच्चारण, अशुद्ध लेखन आदि को दूर करने में भूलना भी सहायक होता है। चौथा बिंदु है कई बार नया सीखने के लिए पुराने को भूलना आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह व्यवधान डालता है। तो ये चार बिंदु आपको शैक्षिक निहितार्थ में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में कमियां और सीमाओं की बात करते हैं। तो इसका पहला बिंदु है, यह ज्ञान के निर्माण को बहुत ही सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करता है जबकि यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। दूसरा बिंदु है, इसने मानव मस्तिष्क को एक मशीन के रूप में देखने का प्रयास किया जो कि मनुष्य की भावनाओं, चिंतन, विविधता को नज़रअंदाज करता है।
इस तरह से यहाँ पर हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का नाम है सीखने में समाज की क्या भूमिका है, उस बारे में बात करेंगे। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको याद कर लेने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है, सीखना और समाज में क्या अंतर संबंध है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है। बच्चे अपने घर परिवार में रह करके और समाज और संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने विचारने तथा व्यवहार करने के तौर तरीके भी सीखते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और आगे देखिए, सामाजिक वातावरण बच्चे को सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, नैतिकता, पारस्परिक स्नेह तथा अनेक गुणों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। कौन? सामाजिक वातावरण। बच्चे के समाजीकरण और सीखने में कई प्रकार की संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे बच्चे का परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली और शिक्षकगण। ये सब बच्चे के सीखने और बच्चे का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिकरण को कई पहलू प्रभावित करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म, राजनीतिक वातावरण आदि बच्चे के सीखने को और सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो डिस्कस करते हैं एल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के बारे में। इसमें देखिए, 1960 के दशक में एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस अनुकरण करने में सोचने की प्रक्रियाएं भी चलती रहती है। हम केवल प्रतिरूप या फिर मॉडल को देख करके और जो कुछ देखा है उसको दिमाग में दर्ज करके काफ़ी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान सीखना तथा उस ज्ञान पर आधारित अवलोकित किया जाने वाला योग्य कार्य, संपादन, व्यवहार अलग अलग चीज़ें हैं। बेंडूरा ने सीखने के संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया तथा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रेक्षण आधारित सीखना क्या होता है, उसमें देखिए, कोई जीव किसी निश्चित किस्म की प्रक्रिया करता है जिसके कारण धीरे धीरे उन क्रियाओं के द्वारा होने वाले परिणामों का उस पर असर होने लगता है। प्रेषण हमें नए व्यवहार को संभावित परिणाम भी सिखाता है। जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। बेंडूरा ने इस क्रिया को स्थानापन्न पुनर्बलन का नाम दिया। स्थानापन्न पुनर्बलन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। प्रेक्षण आधारित सीखने की जो उपक्रियाएं हैं उनमें पहली क्रिया देखिए, ध्यान देना, दूसरा है याद रखना, तीसरा है क्रियात्मक पुनरुत्पादन क्रियाएं, चौथा बिंदु है पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा की, ये प्रेक्षण आधारित उपक्रियाएं हैं। इसके बाद में बेंडूरा के अनुसार सामाजिकरण अध्ययन क्या है उसके बारे में देखिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ विशेष व्यवहार निम्न हैं, जिसमें पहला क्या है, गुस्सा, दूसरा है परोपकारी व्यवहार, तीसरा है संकट में आदान प्रदान, चौथा बिंदु है इसमें आचरण और उपदेश। आइए इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे गुस्सा के बारे में। गुस्सा में देखिए, कभी कभी बच्चे सामाजिक रूप से अनुकूलन ढंग से गुस्से को प्रकारांतर से खेलों के दौरान व्यक्त करते हैं, तो माता पिता तथा सामाजिकरण के अन्य वाहक उसे पुरस्कृत करते हैं तथा प्रतिकूल ढंग से गुस्सा दिखाने पर उचित नहीं माना जाता है। तो गुस्सा किन कंडीशंस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु परोपकारी व्यवहार। इसमें देखिए, सामाजिक सीखना सिद्धांतकारों ने काफ़ी पहल की है और यह बताया है कि समाज हितैषी व्यवहार को अनुकूल मॉडल्स की उपस्थिति में प्रभावित किया जा सकता है। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु संकट में आदान प्रदान। बहुत सारे दूसरे प्रयोगों में देखा गया है कि मॉडल बच्चों की जो आदान प्रदान की भावना है तथा संकट में फंसे लोगों के प्रति भावना को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है आचरण और उपदेश। तो बच्चों का समाजीकरण करने वाले लोग उपदेश दे करके और सही व्यवहार के बारे में बता करके भी काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं या फिर काफ़ी कुछ सिखाते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, स्वनियमन की अवधारणा। इसमें देखिए, बेंडूरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का समाजीकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार और दंड पर कम आश्रित होते जाते हैं और व्यवहार को अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नैतिक मानकों की अवहेलना करता है, चाहे उसके बारे में कोई जानता भी हो या फिर नहीं जानता हो, तब भी संभव है कि वह स्वयं अपनी आलोचना करने लगे। तो ये उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है स्वयं कुशलता आकलन। इसमें देखिए, जब हम स्वयं अपने व्यवहार का नियमन करते हैं तो लगातार अपने ऊपर नज़र रखते हैं एवं आत्म परीक्षण करते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान देते हैं और इस तरह के नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं बीजगणित में अच्छा हूं या मैं खराब तैराक हूं। बेंडूरा ने इस तरह के सामान्य फैसलों को स्व कुशलता आकलन कहा है, यानी कि खुद के बारे में एक पर्टिकुलर स्किल का पता लगा पाना, तो वो स्व कुशलता आकलन कहलाता है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
बेंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में। बिंदु देखिए, इसमें आपको 6 बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला है लालन पालन में अहमियत। दूसरा है परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव। तीसरा है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। चौथा बिंदु है उपचारक साधन। पांचवा बिंदु है मूल्यांकन पद्धतियों और बच्चों की स्वकुशलता। छठा बिंदु है व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक स्वकुशलता का बोध। इस तरह से आपको 6 बिंदु ध्यान रखने हैं बेंड्यूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत। इसके बाद में अगला बिंदु है बेंड्यूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत की समालोचना के बारे में। इसमें देखिए, विलियम क्रेन नामक वैज्ञानिक का मानना है कि बेंड्यूरा ने वर्तमान समाज में सीखने के सबसे प्रचलित प्रकार का प्रकाश डाला है, सबसे प्रचलित प्रकार पर प्रकाश डाला है, लेकिन इस तरह का विस्तृत स्वमूल्यांकन हमारी सीमाओं को निर्धारित करने लगता है। पियाजे-वादियों का यह भी मानना है कि बेंड्यूरा ने संज्ञानात्मक सिद्धांतों के महत्व को नज़रअंदाज किया है। पियाजे-वादियों का मानना है कि बच्चे अपेक्षाकृत नई घटनाओं में अपनी स्वतः स्फुरत जो रुचि है उसके कारण सीखते हैं और बेंड्यूरा इस तरह को निराधार मानते हैं। पियाजेवादी मतलब पियाजे के समर्थक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने आता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में ज्ञानात्मक कुशलताओं का विकास शब्द, भाषा व संवाद के माध्यम से होता है। भाषा व संवाद मानसिक क्रियाओं को सरल बनाने तथा उन्हें परिवर्तित करने का सबसे बड़ा उपकरण है। अपने आसपास के लोगों की मदद से सांस्कृतिक संकेतों को जानने से सीखने की शुरुआत होती है। भाषा के उपकरण द्वारा बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों में 2 स्तर की बौद्धिक क्रियाओं की बात करते हैं। पहला स्तर प्राथमिक स्तर की क्रियाएं जो है, जिनमें देखना, सुनना, भूख लगना, रोना, इस तरह की क्रियाएं आती है। दूसरा है उच्च स्तर की बौद्धिक क्रियाएं, जिसमें सोचना, भाषा और फिर याद करने से संबंधित क्रियाएं आती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की मूल अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला बिंदु है व्यक्तिगत वार्तालाप, प्राइवेट स्पीच। तो इसमें देखिए, बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। आगे चलकर यही आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है, जो हमें सोचने में मदद करता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी परेशानी, अगर कोई भी बात हमें हमें परेशान कर रही है, तो उसके बारे में हम अंतर मंथन इस तरह से करते हैं, तो वो फिर खुद से व्यक्तिगत वार्तालाप यहाँ पर होगा। दूसरा बिंदु क्या है? वास्तविक विकास का स्तर। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की जो संभावनाएं हैं, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास स्तर का नाम दिया है, जिसमें बच्चे बिना किसी मदद के अपने आप सीखते रहते हैं। वास्तविक विकास स्तर के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें देखिए, यह वह क्षेत्र है जहाँ यथार्थ में सीखना होता है। अर्थात यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्य जो उनकी क्षमता के अनुरूप न हो, फिर भी वे अन्य वयस्कों की मदद से कर लेते हैं और उसको निरंतर सीख लेते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है सहारा लेना। इसमें देखिए, बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शुरू में उनसे ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या फिर मदद की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। वाइगोत्स्की ने इस सहारे को स्कैफोल्डिंग नाम दिया है, यानी कि सहारा लगाना नाम दिया है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है भाषा तथा विचार। इसमें देखिए, बच्चे समाज में रहकर भी अपने विचारों को शब्द दे पाते हैं और उनकी भाषा का विचार होता है। बच्चे भाषा का उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित, निर्देशित व नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं। आपको इनका जो अलग प्रश्न भी आ सकता है 1-1 नंबर का, कि भाषा व विचार को समझाइए, परिभाषित कीजिए, इसके फोल्डिंग क्या होता है उस बारे में बताइए। आपको पूछ सकता है समीपस्थ विकास के क्षेत्र को समझाइए, वास्तविक विकास के स्तर को समझाइए, या फिर व्यक्तिगत वार्तालाप क्या होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आपके अलग से भी आ सकता है या फिर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो ऐसे छोटे बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो देखिए, पहला बिंदु है कक्षा कक्ष वातावरण में सहगामी अधिगम बालक के विकास में सहायक है। दूसरा बिंदु है सामाजिक सक्रिय भूमिका जो है अधिगम के लिए प्रेरक है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है बालक की भाषा का विकास किया जाए और वह विचारधारा पर आधारित हो। चौथा बिंदु है बालक के विकास का पता उसके गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण पर निर्भर करता है। और पांचवा बिंदु है ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। इसके बाद में छठा बिंदु है अधिगम माध्यम आधारित है, जिसमें समाज व व्यक्ति अंतर्निहित है या उससे संबंधित है। इसके बाद में अगला बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की समालोचना। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की ने उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में चित्रों, नक्शों आदि प्रतीकों को महत्व तो दिया है, परंतु
भाषा की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया है। एक बात और, वैगोत्स्की ने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो खूब महत्व दिया, परंतु जैविकता के योगदान को नज़रअंदाज कर दिया। ना ही वे ये स्पष्ट कर पाए कि किस तरह बच्चे अपने सामाजिक अनुभवों को आत्मसात करते हैं, जिससे उनकी मानसिक कार्यकुशलता बढ़ती है। इस यूनिट में इतने सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको याद रखना है। और अब हम बात करते हैं इकाई 6 के बारे में। इकाई 6 का नाम है भाषा एवं सोच के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए हम समझते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है बच्चे और उनकी भाषा। बच्चे और सीखना हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों को और उनकी भाषा के बारे में कुछ बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जीवन के प्रारंभ से ही अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए बच्चे अपनी आयु के अनुसार संकेत तथा भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जन्म से तीसरे सप्ताह में रोकर भूख लगना या पीड़ा होना व्यक्त करते हैं। 3 से 8 माह की आयु में वह दादा, मामा बोलना सीख लेते हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं। आयु में वृद्धि के साथ में भाषा भी परिपक्व होती जाती है, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती जाती है। 2 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चा 1 से 2 शब्दों से आगे बढ़ करके कई शब्दों के वाक्य बोलने लगता है, और चौथे वर्ष की आयु तक बच्चों की जो वाक्य रचना है वह काफ़ी सुधार उसमें हो जाता है। इसके बाद में बच्चा प्राथमिक पाठशाला में जाने लगता है और बातचीत और सीखने में भाषा का उचित प्रयोग करने लग जाता है। ये कुछ बिंदु आपको भाषा और बच्चों के बीच में जो सामंजस्य है उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं संप्रेषण की अवधारणा को लेकर के। इसमें देखिए, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों और भावों का आदान प्रदान है। पत्र, पुस्तक, ईमेल आदि द्वारा सूचनाएं, विचार प्रेषित करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है। यहाँ विचार, सूचना या संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर के बहुपक्षीय बन जाता है। ये कुछ बिंदु आपको संप्रेषण में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार। तो ये भी 2 प्रकार से है, एक तो माध्यम के आधार पर और एक है पक्षों के आधार पर। तो 2 प्रकार से डिवाइडेड है, जिसमें माध्यम के आधार पर जो प्रकार हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक है, और जो संप्रेषण के आधार पर हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार से हैं। 2 व्यक्तियों में, लघु समूह में, दीर्घ समूह में, संगठन में और जन संप्रेषण में। और यहाँ पर जो शाब्दिक प्रकार है उसमें मौखिक है, दृश्य है और लिखित है। और दूसरी ओर जो अशाब्दिक है, इसमें मुख मुद्रा, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, संकेतात्मक कूट भाषा के प्रकार सम्मिलित हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बच्चों में अवस्था के अनुसार संप्रेषण कौन सी अवस्था में कौन कौन से संप्रेषण होते हैं, उनको लेकर के कुछ बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला बिंदु आता है शेषावस्था। और इसमें देखिए, 1 साल से छोटे बच्चे अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकालते हैं, जिससे माँ या फिर देखभाल करने वाले समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए या क्या उसको तकलीफ हो रही है। सामान्यतः इस अवस्था में शाब्दिक संप्रेषण प्रारंभ हो जाता है। शाब्दिक संप्रेषण से अधिक हाथों से संकेत, शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के हाव भाव संप्रेषण के माध्यम होते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको शेषावस्था में ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। तो पूर्व बाल्यावस्था में देखिए, 2 वर्ष से बड़े बच्चों में शब्द भंडार तेजी से बढ़ने लगता है। वे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जैसा घर में बड़े बोलते हैं उसका अनुकरण, उसका अनुसरण करने लगते हैं। बच्चे लंबे वाक्य बोलने लगते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। घटनाओं के छोटे छोटे वर्णन कर सकते हैं। इस अवस्था में ज़्यादातर संप्रेषण आत्म केंद्रित होता है। पूर्व बाल्यावस्था के लिए आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का संप्रेषण कौशल और तीव्र गति से विकसित होता है। वे वाक्य की रचना से स्वतः ही परिचित हो जाते हैं एवं उसका उचित उपयोग करने लगते हैं। इस आयु तक बच्चे सामान्यतः विद्यालय जाने लगते हैं और लिखना पढ़ना भी सीख लेते हैं और सीखते रहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाषाई विकास के विभिन्न परिक्षेप्य क्या क्या हैं। इसमें पहला बिंदु है व्यवहारवादी स्किनर का, जिसमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है: उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है: उद्दीपन, अनुक्रिया और यहाँ पर पुनर्बलन। तो 3 तत्व आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न भी आपके अलग से पूछा जा सकता है इस तरह का। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, किसी भी क्रिया को सीखने में उद्दीपन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्किनर ने इन 3 तत्वों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले। भाषा के संबंध में बच्चों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला दूसरा बिंदु आता है संज्ञानवादी वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे। 3 मनोवैज्ञानिकों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास
अंतःव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है। वाइगोत्स्की इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) आपको ध्यान रखना है, जिसमें बच्चा कुशल सहयोगी की मदद से कठिन कार्यों को भी कर लेता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की में देखिए, चॉम्स्की का विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उसी के सहारे वे नए-नए वाक्य बनाते हैं। आगे देखिए, भाषिक अर्जन क्षमता द्वारा सीमित वाक्यों को सुनकर के असीमित वाक्यों को बोलना ही सीखने की क्षमता विकसित करता है। इसके बाद में बात करते हैं पियाजे की। पियाजे ने देखिए भाषा विकास को जन्मजात नहीं मानते हैं पियाजे, और भाषा विकास का स्रोत है, ऐसा कहा है। पियाजे सीखने में 2 क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, समायोजन और आत्मसात करने को। इसमें देखिए, बच्चा वातावरण से अपना समायोजन स्थापित करता है और तदुपरांत उससे अपने आप को आत्मसात करता है, ये कहना है पियाजे का। तो तीनों मनोवैज्ञानिक और एक स्किनर के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है भाषा व सोच में क्या संबंध है। इसमें पहला बिंदु देखिए, सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है पर आवश्यक नहीं है। दूसरा बिंदु है, हम सामान्यतः उन्हीं भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। तीसरा बिंदु देखिए, भाषा व सोच दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब इस यूनिट में वैसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट कुछ टॉपिक्स को हमने पहले के वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप यूनिट बाय यूनिट देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, और आपको कोशिश करना है इन बिंदु जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन सभी को याद कर लेनी होगी, ताकि एग्जाम में आपके 10 नंबर इस यूनिट में से पक्के हो जाए और आपके इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ सके। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा विकास में परिपक्वता के महत्व को लेकर के। पहला बिंदु है शारीरिक परिपक्वता का, जिसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। यही कारण है कि बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो वह भाषा का विकास उसमें सामान्य नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्लो होगा। 3 वर्ष तक बच्चा भाषा बोलना सीख जाता है। ये कुछ बातें आपको शारीरिक परिपक्वता में ध्यान रखनी है। के बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानसिक परिपक्वता की। मानसिक परिपक्वता में देखिए, भाषा का जो विकास है बुद्धि के स्तर के साथ में चलता है। सामान्य बच्चे की तुलना में तीव्र बुद्धि वाले बच्चे कम से कम 4 माह पहले बोलना शुरू करते हैं, और मंद बुद्धि बच्चे बोलने के विषय में सामान्य बच्चों से 3 वर्ष तक पिछड़ जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है सामाजिक व सांस्कृतिक परिपक्वता को लेकर के। तो बच्चे अपने परिवार और सांस्कृतिक परिवेश से अपनी क्षेत्रीय भाषा को जल्दी सीखते हैं, और जब वे विद्यालय जाते हैं तब वे हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषा सीखते हैं। इस तरह से आपको ये 3 बिंदु परिपक्वता को लेकर के ध्यान रखने हैं। और अब जब अलग-अलग भाषा को लेकर के बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं बहुभाषिकता को लेकर के। तो जब भी किसी से संप्रेषण करते हैं तो उससे हम जितनी भी भाषाएँ जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग होता है, उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। यदि हमें बहुभाषिकता बोलने में छूट दी जाती है तो हम सहज महसूस करते हैं, और यदि एक ही भाषा बोलने को कहें तो असहज महसूस करते हैं। अतः भाषा विविधता न तो कोई समस्या है और न ही पिछड़ने का प्रतीक, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए वरदान है। अब इसके बाद में अगला बिंदु आता है बालक के भाषा विकास में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो देखिए, पहला बिंदु आता है शिक्षक क्षेत्र की भाषाओं से परिचित होना चाहिए और उनके प्रति उनकी जो अभिव्यक्ति है वो भी सकारात्मक हो। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, अगर शिक्षक का भाषा ज्ञान एवं भाषा पर अधिकार अच्छा है तो वह बच्चों को उचित व प्रभावी शिक्षण करा सकेगा। तीसरा बिंदु है, शिक्षक को अपेक्षित होता है कि वह बच्चों को प्रोत्साहित करे तथा उनकी झिझक दूर करने में मदद करे और उनको प्रोत्साहित करे। चौथा बिंदु है, शिक्षक को उस क्षेत्र की सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी रखना आवश्यक है। और इसी के साथ में पांचवा बिंदु है, शिक्षक को कक्षा में बहुभाषिकता, अलग अलग भाषाओं के अनुरूप वातावरण निर्माण करना चाहिए। जिस भाषा में बच्चा समझता है उसी भाषा में बच्चे को समझाना चाहिए, अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत। और यहाँ भी हमारा छठा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। छठे यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं इकाई 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। CWSN जो कैटेगरी होती है उनकी अलग, तो उस बारे में बात करेंगे। ये यूनिट आपका 7 नंबर का है, और 7 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं, आइए हम समझते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो यही आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, उस बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कक्षा में एवं विद्यालयों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ज़रूरतें विशेष प्रकार की होती है। कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ की श्रवण शक्ति कमज़ोर होती है, कुछ की बुद्धि कमज़ोर होती है, कुछ बच्चों के उच्चारण सही नहीं होते हैं, तो
तो कुछ को साफ दिखाई नहीं देता है। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक एवं मानसिक बुद्धि की दृष्टि से अपूर्णता या फिर असमर्थता जो कि बच्चों को किसी भी रूप से सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकती हो या फिर सीमित करती हो, विशेष आवश्यकता कहलाती है। इसी बीच हमने दोस्तों पीछे की वीडियोज में डिस्कस किया था कि अगर आपके श्रवण संबंधित प्रॉब्लम है तो फिर आपके क्या होगा, सुनने में कमी महसूस होगी। और अगर आपके बोलने संबंधित समस्याएं हैं तो आप अटक अटक कर बोलेंगे या फिर बोलते समय कुछ शब्दों को, कुछ ध्वनियों को छोड़ देंगे, या फिर आप जब बच्चा हकलाता है तो फिर वो क्या है, बोलने संबंधित उसको त्रुटियां हैं, बोलने संबंधित उसके समस्या है। और अगर आपके दृष्टि संबंधित समस्या है तो फिर आंख में बार बार पानी आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, आंखों में दर्द की शिकायत रहेगी। तो इस तरह के ये जो समस्या के लक्षण हैं तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह का प्रश्न भी ऑप्शनल प्रश्न आपके पूछ सकता है। दृष्टि संबंधित समस्या कौन सी है, 4 ऑप्शन देकर के आपको पूछेगा कि कौन सी दृष्टि संबंधित समस्या है, या फिर श्रवण संबंधित समस्या के लिए भी 4 ऑप्शन देकर के पूछेंगे कि कौन सी श्रवण संबंधित समस्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला बिंदु, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के बारे में। यहाँ पर देखिए, विशेष क्षमताओं की पहचान के लिए हम विभिन्न चेकलिस्ट की सहायता ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। अतः ऐसे बच्चों की पहचान उनकी विशेषताएं और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया संदर्भित होना आवश्यक है। इस हेतु यह आवश्यक है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को उनकी आवश्यकताओं के सापेक्ष ही सर्जित करें, ताकि विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा पाएं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है क्षति, अपंगता एवं अक्षमता जो है उसके प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण की आइए बात करते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अभिभावकों में यह धारणा उत्पन्न हो जाती है कि यह सब भगवान की मर्जी है। वे अक्षमता के कारण को जाने बिना, उसको दूर किए बिना उसको ईश्वर का दिया हुआ मान लेते हैं। यहाँ शिक्षक का यह दायित्व बन जाता है कि ऐसे बच्चों को संबलन हेतु समुदाय को जागरूक करे तथा उन्हें इस बात से अवगत करवाए कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की विशेष योग्यता पाई जाती है। सरकार ने भी इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी प्रकार की नौकरियों में इनके लिए स्थान भी आरक्षित किए गए हैं। और दुर्भाग्यवश कुछ लोग बिना सोचे समझे कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को मूर्ख, पागल, मूढ़ या मंदबुद्धि नाम दे देते हैं। इसके अलावा अपंगों के प्रति अंधविश्वास एवं डर भी आम प्रतिक्रिया है। ऐसे दृष्टिकोण के कारण वे शिक्षा, प्रेम, सुरक्षा, लोगों से अंतःक्रिया से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले बिंदु की, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को लेकर के। इसमें देखिए, समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के तालमेल बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। समावेशित शिक्षा वास्तव में विशेष क्षमता वाले बच्चों को शिक्षा का उपयुक्त वातावरण देता है, जिसमें उनकी सीखने की प्रक्रिया को इस तरह से आसान बनाया जाता है जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों की भांति हो सके और विशेष क्षमता उनके विकास में बाधक ना बने। ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निहित प्रावधान को लेकर के। यहाँ पर आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशित शिक्षा व्यवस्था में एक समान पाठ्यक्रम, एक सी पाठ्य पुस्तकें एवं सही शिक्षक होता है जो विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करता है, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा विशेष आवश्यकता, विशेष क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो यहाँ पर यह बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन की चुनौतियों के बारे में। यहाँ पर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में किसी एक या अधिक प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे की विशेष आवश्यकता के कारण उसकी कठिनाइयाँ भी विविधता लिए हुए हो सकती है। समस्याएं उसकी शिक्षा में बाधक ना बने, इसके लिए उसकी ज़रूरतों पर ध्यान देना एवं उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उसकी कठिनाइयों का निवारण आवश्यक है। इसके लिए 3 चरण हैं। पहला क्या है, विशेष आवश्यकता का प्रकार पता करके, उसमें हो रही समस्याओं का पता करके और फिर उनका निवारण करके। बच्चों में निम्न समस्याएं हो सकती है। पहली समस्या क्या है, दृष्टि संबंधित, दूसरी है श्रवण संबंधित, तीसरी है अस्थि संबंधित विकार, चौथी है मानसिक संबंधी और पांचवा यहाँ पर है सीखने संबंधित समस्या हो सकती है। इसमें आपको देखिए निवारण को लेकर के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि संबंधित यानी कि देखने संबंधित समस्या के निवारण के बारे में। तो इस समस्या के निवारण हेतु संबंधित जो बच्चा है उसको आगे बिठाया जाना चाहिए फर्स्ट लाइन में, और श्यामपट्ट जो बोर्ड है उस पर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि बच्चों को सभी को ठीक तरीके से दिखे। शिक्षक सामग्री में चित्र, रंग, वस्तु, पुस्तक आदि का जो आकार है
बच्चे के अनुकूल रखा जाना चाहिए, थोड़ा-सा बड़ा आकार रखा जाना चाहिए ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से वो दिख जाएँ और समय-समय पर बच्चों को यहाँ पर बच्चों उन बच्चों से बातचीत करते रहनी चाहिए कि उनको ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो वो यहाँ पर दृष्टिबाधिता को हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। देखने में जिनकी समस्या है, उनको हम थोड़ा-सा कम कर पाएँगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है श्रवण संबंधित, तो सुनने में अगर दिक्कतें हैं, तो कक्ष प्रबंधन जो है, शिक्षक ऐसे बच्चों को अपने समीप बिठाएगा, मतलब कि फर्स्ट लाइन में बिठाएगा और शिक्षक अपनी आवाज़ उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रख कर के व्यवस्थित करेगा। अगर धीमी बोल रहा है, तो फिर शिक्षक तेज़ बोलने की कोशिश करेगा और सभी बच्चों पर ठीक तरीके से उनकी आवाज़ पहुँचे, इस तरह से बोलने की कोशिश करेगा और अपने कथन को एक से अधिक बार दोहराएगा ताकि अगर कोई वर्ड छूट गया है, कोई कुछ वर्ड समझ में नहीं आया है, तो फिर वो वापस रिपीट करने पर उसको ठीक से समझ में आ जाए। तो इस तरह से श्रवण संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है। अस्थि संबंधित विकार जो है, उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि अस्थि संबंधित विकार की समस्या निवारण हेतु उसे अग्रिम पंक्ति में बिठाने के साथ-साथ शिक्षण के दौरान उन्हें बार-बार खड़े होने या फिर बैठने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यालय में होने वाले ये काम आपको करने चाहिए। इसके बाद में सीखने संबंधित जो समस्या है, अगर मानसिक कुछ समस्या है, तो उसमें शिक्षक अपनी बात को बार-बार दोहराएगा और लिखे व समझाने के लिए उचित सहायक जो साधन है, उनको उपलब्ध करवाएगा। उन्हें अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देंगे। तो इस तरह से हम काफ़ी हद तक इन समस्याओं का निवारण कर पाएँगे विद्यालय परिवेश में। और अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह, वो तो अलग बात है, वो चलता रहेगा। बट विद्यालय में हम ये सब काम करके उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की समस्या का उपयुक्त तरीके से निवारण करे, वह उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करे। इसके साथ-साथ शिक्षक चिकित्सकीय परामर्श समय-समय पर लेते रहें, वह अभिभावकों को उनकी स्थिति से अवगत करा करके उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बहुत आसान सारे बिंदु हैं, तो आपको अच्छी तरह से ठीक-ठीक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अगला बिंदु हम डिस्कस करते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार के क्या-क्या प्रयास है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो वर्ष 1995 में भारत सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अधिनियम पीडब्ल्यूडी 1995, ऑप्शन देकर के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया या फिर कब पारित किया, तो वो पीडब्ल्यूडी 1995 आपको ध्यान रखना है। पीडब्ल्यूडी 1995 पारित किया गया, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी तथा उनके अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। इसके आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की जो अवधारणा है, वो भी प्रतिपादित की गई। तो भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उनको आपको संक्षेप में यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो इसमें देखिए, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने की गति एवं सामर्थ्य को ध्यान में रख करके अपनी शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं, उनका निर्धारण करना चाहिए। अगर वह सीखने में कमज़ोर है, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे चलना चाहिए और जो भी टॉपिक आप समझा रहे हैं, उसको एक से अधिक बार समझाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ जाए। तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं। बच्चों की हीन भावनाओं को दूर करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। समाज में जागरूकता फैला करके समाज से जोड़े रखने का प्रयास उनको कर सकते हैं और शिक्षक को अपना व्यवहार कोमल रखना चाहिए ताकि बच्चा थोड़ा-सा यहाँ पर प्यार प्रेम से बात करनी चाहिए। इस तरह से आप सारी बातें समझ पा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अभिभावकों की भूमिका को लेकर के। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभिभावकों का यह दायित्व है कि वह अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों में भेदभाव ना करें। इनके लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता हो, वे उन्हें उपलब्ध करवाएँ। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी जुटा करके उन्हें शिक्षा दिलवाई जावे। और इस तरह का प्रश्न भी कई बार आया है कि एक शिक्षक के रूप में आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनके अभिभावकों में कैसी सकारात्मक सोच विकसित करेंगे, तो आपको अपने विचार लिखने होते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ जिनसे आप अपना पॉइंट बना पाएंगे और अपने शब्दों में उसको लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षक अभिभावकों में अक्षम बच्चों के प्रति झिझक व संकोच को दूर कर सकता है तथा अभिभावकों को उनकी विलक्षण जो आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में बता करके उनकी आवश्यकताओं को विकसित करने में उनकी सहायता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक अभिभावकों में इस बाबत सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक उनकी सोच को विकसित करने में उनकी महती भूमिका निभा सकता है, काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो शिक्षक के कुछ दायित्व जो बनते हैं, उनको अधिकतर हमने पहले डिस्कस कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर बिंदुओं में कुछ बता दिया है। और अगर आपके इस तरह का कोई प्रश्न आता है, तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जो आपके विचार हैं, उनको इस तरह के प्रश्न में आपको लिखने होते हैं।
और इतने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको 7वें यूनिट में ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं 8वें यूनिट के बारे में। 8वां यूनिट है खेलों के बारे में हम बात करेंगे। 6 नंबर का यूनिट है और कम से कम समय में इस यूनिट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आएंगे और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए हम कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं खेल की समझ, कुछ सिद्धांत और उदाहरणों को। यहाँ पर देखिए, खेल स्वप्रेरित एवं स्वनिर्देशित होते हैं। खेल एक स्वाभाविक और आत्म प्रेरित प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। खेल पर बने सिद्धांत बच्चों के खेल को समझने में मदद करते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार खेल बच्चों को उनके परिवेश में विभिन्न सामग्रियों से अंतःक्रिया करने से भरपूर अवसर देते हैं, जिससे बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित कर पाते हैं। इस तरह से खेल संज्ञानात्मक विकास के लिए प्राथमिक संदर्भ प्रदान करता है। इसी प्रकार वाइगोत्स्की ने भी अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के विकास के संदर्भ में खेलों की भूमिका का वर्णन किया है। उनके अनुसार समाज और संस्कृति का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं खेलों की विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता है, खेल स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होते हैं। खुद से ही प्रेरणा मिलकर के हम खेल पाते हैं और स्वनिर्देशित रहते हैं। खेल की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। खेल में मानसिक नियम होते हैं। खेल कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं। खेल आनंददायी होते हैं। वयस्क प्राय ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो उस क्रिया के बारे में गंभीर नहीं होते हैं। यह धारणा सही नहीं है। बच्चे अपने खेल को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो कि आपने नॉर्मली अपने आसपास जब बच्चे खेलते हुए देखा होगा अपने बच्चों को, तब देखा होगा कि वो खेल के प्रति कितने सजग रहते हैं, सभी नियमों को फॉलो करते हुए। जिस तरह से बड़े क्रिकेट खेलते हैं या बड़े कोई और फुटबॉल वगैरह कोई और मैच खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उनको देखते हुए उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से बड़े सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और अपने खेलों के प्रति गंभीर रहते हैं। अब हम बात करते हैं खेल के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो खेल के देखिए, स्थान के आधार पर प्रकार है और स्वतंत्रता के आधार पर है। स्थान के आधार पर है बाहरी और भीतरी। स्वतंत्रता के आधार पर है संरचित खेल, शारीरिक खेल, भाषाई खेल, नाटकीय खेल, नियम खेल आदि। अलग प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता के आधार पर खेलों के प्रकार बताइए या फिर स्थान के आधार पर खेलों के प्रकार बताइए, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शारीरिक खेलों के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल क्रियात्मक खेल और सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। स्थूल क्रियात्मक खेल क्या होता है? ये स्फूर्ति से भरे होते हैं जिनमें पूरे शरीर का उपयोग होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक खेल क्या होता है? ये खेल एकांत में खेले जाते हैं। इनसे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। दोनों के बारे में आपको जान लेना है। इसके बाद में दूसरा है वस्तुओं के साथ में खेल। तो वस्तुओं के साथ में खेल में देखिए, बच्चे अपनी कल्पना से भिन्न तरह के उपयोग करते हैं और उससे कुछ कहानी या फिर नाटक भी बना लेते हैं। खेलते समय अपने आप से बातचीत भी करते हैं। तीसरा है प्रतीकात्मक खेल। मानव जीवन में कई तरह के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। भाषा बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, संगीत में, चित्र बनाने में आदि जगह पर करते हैं। भाषाई खेलों में बच्चे ध्वनियों व शब्दों से खेलते हैं। वे नए नए शब्द बनाते हैं, उन्हें दोहराते हैं। चित्र बनाना खेल के द्वारा वे अपने आप को व्यक्त करते हैं, जिनसे चित्र, तस्वीर, रेखा चित्र, नक्शे समझने में मदद मिलती है। संगीत में भी बच्चे को गाने, नाचने में बहुत मज़ा आता है। तो उस तरह से प्रतीकात्मक खेलों के बारे में ध्यान रखना है। और संवाद रचना, काल्पनिक खेल व नाटकीय खेलों के बारे में देखिए। इस प्रकार के खेल में बच्चे अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग करते हैं, अलग अलग भूमिकाओं, व्यवसाय और व्यवहारों की नकल करते हैं। भाषा में हो रहे विकास से बच्चों की सोच भी मूर्त से अमूर्त की ओर बदलती जाती है। इस दौरान उनकी साक्षरता और संख्यात्मक कौशलों का विकास नजर आता है। नाटक में वे अपने खिलौनों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से संवाद रचना, काल्पनिक खेल और नाटकीय खेलों के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है नियम वाले खेल। नियम वाले खेलों में देखिए, बच्चों को अपनी दुनिया को समझने में बड़ा आनंद आता है, जिस कारण वे नियमों में रुचि रखते हैं और वे खेल के अपने नियम भी बना लेते हैं। इसमें शामिल है शारीरिक खेल, बौद्धिक खेल। शारीरिक खेल में देखिए पकड़म पाटी, छिपन छिपाई, पोशंपा, सेतोलिया आदि। बौद्धिक खेलों में अष्टचंगा, पचीसी, ताश के खेल आदि। इन खेलों से भाषाई विकास होता है, क्योंकि इनमें बच्चों को नियमों को समझना, उन पर सवाल उठाना और चर्चा करनी पड़ती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विभिन्न संदर्भों का खेलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आयु के अनुसार खेलों की प्रकृति किस प्रकार से बदलती है या क्या प्रभावित वो होती है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे खेलों के खेलने की पसंद बदल जाती है। अब हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि किस आयु में कौन कौन से खेल, किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। तो 0 से 3 माह के बच्चे के लिए हाथ पैर हिलाना ही खेल होता है।
8 माह से 2 वर्ष के बच्चे चीज़ों को सरकाते हैं, पकड़ते हैं, फेंकते हैं, पुनः लेकर के आते हैं, गाड़ियों को धक्का देते हैं आदि उनके लिए खेल होते हैं। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे पानी, मिट्टी, पत्थर से खेलते हैं तो वो उनके लिए खेल होता है उनसे खेलना। और विद्यालय में प्रवेश के पश्चात वह समूह में रह करके खेलना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ में। और 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शारीरिक और नियमबद्ध खेल खेलना पसंद करते हैं। इस तरह से आयु के अनुसार खेलों की प्रकृति आपको ध्यान रखनी है कि किस किस आयु में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है लिंग का खेल पर प्रभाव। लिंग का खेल पर प्रभाव देखिए, लड़कों व लड़कियों के खेल में भिन्नता होती है। शैशवावस्था में लिंग खेलों को प्रभावित नहीं करता, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियां भिन्न होने लगती है। बेटियों को गुड़ियां, बर्तन जैसे और बेटों को बंदूक, कारों और खिलौनों आदि दिलवाए जाते हैं और उनकी मानसिकता अलग हो जाती है, फिर उनके खेल भी अलग अलग हो जाते हैं। तो लिंग का खेलों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अब देखिए बड़ा प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो फिर आप डिटेल में लिख दीजिएगा वहाँ पर, और भी इसमें पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि कौन कौन से खेल होते हैं, वो सब कुछ आप लिख पाएंगे आराम से पॉइंट्स को समझते हुए। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है सामाजिक वर्ग का खेल पर प्रभाव। इसमें देखिए निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों को कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें कम समय मिल पाता है। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्गों में कुछ परिवार पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं और इस कारण वे बच्चों के खेलने का समय कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक वर्ग का भी खेलों पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में देखिए संस्कृति का खेलों के स्वरूप पर प्रभाव। कई संस्कृतियां खेल द्वारा बच्चे के सीखने और विकास को महत्व नहीं देते हैं। कुछ को बच्चों की सुरक्षा की चिंता रहती है और कुछ को लगता है कि उन्हें खेलते वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ संस्कृतियों में सहयोगी खेलों को महत्व दिया जाता है और कुछ में प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है। तो अलग अलग जो संस्कृति, जाति, धर्म, उनमें अलग अलग खेलों के प्रति अलग अलग नियमों को अपनाया जाता है, तो वो भी प्रभावित बच्चों को करते हैं। इसके बाद में पांचवा बिंदु है परिस्थिति और परिवेश पर प्रभाव। परिस्थिति और परिवेश में प्रभाव में देखिए, शहर में खेलने की खुली जगह कम मिल पाती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में खुली जगह अधिक मिलती है और बच्चे प्रकृति के अधिक समीप होते हैं। तो परिस्थिति और परिवेश भी बच्चे के खेलों को प्रभावित करता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बच्चों को समझने, सीखने, सिखाने एवं विकास में खेलों का क्या महत्व रहता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला बिंदु है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेलों का महत्व। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने के अवसर दिए जाए तो वे खेल ऐसे चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण हो। इस तरह से वह उन चीज़ों को सीखते हैं जिन्हें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया बोझिल न होकर के आनंददायी बन जाती है अगर उनके रुचि का काम करा जाए तो। दूसरा बिंदु है कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता के विकास में खेल का महत्व। खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वे आमतौर पर नाटकीय खेलों में माता पिता के काम या टीवी के प्रिय चरित्र की नकल करते हैं। खेल कल्पना शक्ति को विकसित करता है। तीसरा बिंदु है शारीरिक व क्रियात्मक विकास में खेल की भूमिका। इसमें देखिए क्रियात्मक कौशलों विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। खेल अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शारीरिक खेलों से बच्चे का पढ़ाई में रुचि व ध्यान बढ़ता है। इसके बाद में चौथा बिंदु है भाषाई विकास में खेल का महत्व। खेल के दौरान बच्चे आकृतियां बनाते हैं जो अक्षर पहचानने में मदद करती है। खेल खेल में बच्चे बोलना भी सीख जाते हैं। तो भाषाई विकास जो है वो खेलों में महत्व अच्छा करता है यहाँ पर। और इसके बाद में पांचवा बिंदु है सामाजिक व भावात्मक विकास में खेल की भूमिका। इसमें देखिए खेल की क्रियाएं बच्चों को हर्ष, उल्लास, भय, क्रोध जैसी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देती है। इससे बच्चे का धीरे धीरे सामाजिक संपर्क भी बढ़ता है। तो इस तरह से आपने देखा बहुत कम समय में हमने कंप्लीट पेपर को रिवाइज कर लिया है। अब ज़्यादातर टॉपिक तो आपको याद हो गए होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके अगर रह रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी कोई टॉपिक रह रहे हैं और एग्जाम से पहले आपको एक बार और वीडियो देख लेना है, 2-3 बार आप देख लेना, आराम से आपका पेपर कवर हो जाने वाला है और आपको अच्छी तरीके से पेपर में कंप्लीट इन्हीं में से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आई होप दोस्तों सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी एग्जाम तैयारी में हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।